हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी। बच्चों, आज हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा प्रश्नावली 4.2 4.1 को हमने पूरा कंप्लीट एक ही लेक्चर में करा दिया था। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन 4.2 में भाई साहब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। मतलब 1 से 5 तक हम बिना सारणिक का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास है गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए फिर से 6 से 14 तक करना है। मतलब कुल मिलाकर के इस चैप्टर में पूरा गुणधर्म ही है। अच्छा, गुणधर्म को समझाने के पहले मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप कभी भी किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करें बच्चों, उसके पहले आप उसका एग्जाम्पल्स पढ़ें। उसके एग्जाम्पल्स के साथ साथ जैसे गुणधर्म आप लोग पढ़ोगे, आज गुणधर्म के साथ साथ उदाहरण पढ़ोगे, तभी तो समझ में आएगा कि आज की इस प्रश्नावली हम क्या सीखने वाले हैं। और ये आप पहला लेक्चर इस प्रश्नावली का देख लेंगे तो अगला लेक्चर आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुणधर्म 1 से हम शुरू करेंगे, उदाहरण भी देखते चलेंगे। जैसे आपका पहला गुणधर्म यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब सारणी का प्रसार करेंगे और यदि उसको हम स्तंभ को यदि हम पंक्ति में बदल दें और पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, फिर से सारणी का प्रसार करें, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको अपन उदाहरण करेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप लोग यदि नोट्स बनाते हैं तो इतना जरूर लिख लें कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। सारणी का मान नहीं बदलता बच्चों। ठीक है, इसको अपन समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल के रखा है कि हमारे पास एक सारणिक है, गुणधर्म 1 का सत्यापन करना है इसमें। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो भी सारणिक है उसका प्रसार करना है। इसके बाद पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल करके हम उसका मान निकालेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं बच्चों इसको सॉल्व करना। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, दिया है डेल बराबर आपके पास है, सारणी का है हमारे पास 2 - 3, ये 5 है बच्चों। इसके बाद 6 0 4 है, 1 5 और -7 है। ये आपके पास क्या है, सारणिक है। पहले अपन किसके अनुदिश प्रसार कर दें, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें, R2 के R3। हमेशा मैं R1 के लिए प्रसार करता हूँ, खत्म कहानी। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर दीजिए प्रसार। कितना आएगा बच्चों, देखिए अपन 2 लेते हैं। प्रसार करते समय एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जिसको भी हम ले रहे हैं ना, यहाँ पर 2 ले रहे हैं ना, तो इसके सीधे में जो आ रहा है उसको हटा दो, बचेगा 4। तो 0 4 5 7। जब भी हम R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, तो बीच में लगता है माइनस, और ये -3 जब रखेंगे तो यहाँ पर -3 रख लेंगे बच्चों। इसके बाद इसके साथ हम देखेंगे कि इसके सामने जो भी अवयव हैं उनको गायब कर दो। ठीक है, ये आप सीधे आप जिस स्तंभ में हो, जिस पंक्ति में हो, जैसे हमारे पहले पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में, इसको हटा दो तो ये 4 बचेंगे। 4 कौन कौन से, 6 4 1 -7। ठीक है, इसके बाद हम 5 लेकर चलेंगे बच्चों। जब ये 5 लेकर चलेंगे तो कितना आएगा, अगले स्टेप में प्लस का 5 होता है, तो कितना आएगा आप ही बता दो। 5 लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म। जिस भी अवयव की बात करते हैं उसके सामने वाले अवयव को हटा दो, जो बचे उसको लिख दो, 6 0 1 5। अब इनको प्रसार करेंगे। प्रसार कैसे निकलेगा, जैसे 2 है ना, तिर्यक गुणा करते हैं इसका इससे, तो 0 × -7, तो कुल मिलाकर 0 ही आ जाएगा। बीच में माइनस लगाते हैं, 5 को 20 आ जाता है। माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। 7 6 42 और बीच में माइनस लगता है, 4 1 कम 4, प्लस का 5 है, 5 का 30 और 1 का 0 से तो 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। अगले स्टेप में देखो बच्चों, डेल बराबर कितना आ रहा है, 20 दूनी 40, तो ये -40 आ जाएगा। और आपका ये आ जाएगा 3 × 46। ठीक है,
3 गुणे 46 तो 6 त्रिक 18 और 6 चौको ये सॉरी 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 4 3 12, 12 1 13, तो आपका आ जाएगा -138 और 5 3 15, 150। कितना निकल कर आएगा? 40 और ये जुड़ जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा? ये 78 हो जाएगा और 78 में 150 घटेगा 178 में, तो -28 माना जाएगा। ये -28 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे पंक्ति है इसको पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर, जब परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा? डेल बराबर, चलो देखो भाई साहब, जो हमारे पास पहला पंक्ति है ना 2 - 3 5, इसको स्तंभ में बदल देंगे 2 - 3 5। दूसरा पंक्ति है 6 0 4 1 5 -7, ये आप मिलान कर सकते हो। और फिर हम R1 के सापेक्ष ही प्रसार कर देंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो वही सिस्टम है, प्रसार करने का तरीका वही बच्चों। जैसे हम 2 ले रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, 2 के सामने वाले इधर भी सामने इधर भी, मतलब पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो, 4 बचेगा। 4 कौन कौन से अवयव? 0 5 4 -7। जब सेकेंड अवयव लेते हैं तो माइनस लेकर चलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से इसके सामने वाले पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो तो कितना बचेगा? -3। यहाँ का बच्चा 5 बचेगा, यहाँ 5 और -7। अगले स्टेप में प्लस का 1 आ जाएगा, इसको लेकर करेंगे ना तो ये खत्म, ये बचेगा -3 0 5 और 4, ये बच गया। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? देखो 0 सत्ते 0 ये आएगा, 5 चौको ये 20 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 6 माइनस रहने दो, 7 त्रिक 21 माइनस माइनस प्लस और 5 25, बीच में तो माइनस ही आता है। प्लस का 1 है बच्चों, 4 3 12 और -0, तो कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40 आएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। और यहाँ पर 21 है और 25 है, इनमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आएगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं पे? 7 त्रिक 21, कहीं पे तो गड़बड़ लग रहा मुझे, ठीक है। मैंने कहा 6 लेकर चला, ये -3 है, 5 है, ठीक ही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो अभी तो गड़बड़ नहीं लग रहा है। 7 त्रिक 21, यहाँ पर देखो 5 25 सही है। तो यहाँ पर आप करोगे बच्चों तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का आएगा, यहाँ पर आप कर लो ना कैलकुलेशन, 4 6 24, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 12 1 कम 12। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आपका, तो 12 और ये 40 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 52, और 52 में 24 घटा दो 28 आएगा। सही तो आ रहा है। इसको मैं कह देता हूँ भाई, यहाँ पर बदलने पर थोड़ा सा इसको परिवर्तित रूप कर सकता हूँ। अब देखो, ये आप देखो, यहाँ पर भी -28, यहाँ पर भी -28, मतलब मैंने स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि स्पष्ट है कि ठीक है, स्पष्ट है कि डेल बराबर डेल डैश, मतलब पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पहला गुणधर्म है, वो क्लियर भी हो गया होगा। देखो भाई, ऐसा गुणधर्म है ना तो आगे चलकर भी दिक्कत नहीं होगी ना, प्रश्नावली आप जब सॉल्व करोगे तो गुणधर्मों को आपको अच्छे तरीके से सीखना है, नहीं तो फिर बनेगा नहीं। जैसे अगला गुणधर्म है कि यदि एक सारणी की 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, केवल 2 ही पंक्ति को बदलना है, पहले को दूसरे में या दूसरे को पहले में, या दूसरे को तीसरे में, तीसरे को दूसरे में, 2 पंक्ति बदलना, हम कोई भी बदल सकते हैं। बदल दें तो तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, केवल मान बदल जाता है, परिवर्तित होता है। कहने का मतलब माइनस प्लस का डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 देखोगे कि इसमें हम जैसे पहला पंक्ति है, इसको दूसरे में रख दें, दूसरे को पहले में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो बच्चों, यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना,
तो गुणधर्म ये, दूसरा नंबर जो गुणधर्म है इसको कर लेना, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है कि भाई हमारे पास एक डेल का मान है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 है, ठीक है। इसमें अपन को क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो चूंकि दिया है हमारे पास, जो भी दिया है भाई उसको तो अपन हल करेंगे ही। डेल बराबर देके रखा है अपने पास, सेम वही आप व्यू है 2 - 3 5 6 0 4, ठीक है, 1 5 -7। बच्चों हम क्या करें, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो जरा कितना आएगा डेल बराबर, मैंने कहा ना यहाँ पे 2 है तो 2 ले लो, इसके सामने को छोड़ दो, बाकी जितना बचे उसको लिख दो। सेकेंड नंबर में माइनस लेते हैं और ये -3 ऑलरेडी है, इसके सामने और ये वाला मतलब इस टर्म पंक्ति को छोड़ दो, 6 4 1 -7। इसके बाद 5 लेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। 5 ले रहे हैं तो इसके सामने को छोड़ दो, 6 0 1 5 आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 0 0 5 चौको 20, ये माइनस का प्लस, 6 चौको कितना हो जाएगा बच्चों, 6 चौको नहीं हो जाएगा, 6 7 42, बड़ा लंबा छोड़ा है, 4 1 कम 4 आ रहा है, फिर 5 6 5 30 और 0, 20 दूना 40 आ रहा, -40 और प्लस का यहाँ पे आपका माइनस प्लस हो रहा है ना, माइनस का 3 तो माइनस प्लस, तो फिलहाल यहाँ पर आपका माइनस ही आ जाएगा, ठीक, माइनस का 100 कितना हो जाएगा बच्चों, इसको जोड़ दो, 138 आ जाएगा, है ना। फिर 5 3 15 150 आप करोगे तो -28 आएगा, जोड़ घटा लो। अभी पिछले क्वेश्चन में तो किए ही ना, यही तो चीज़ किए थे, ये -28 आ गया। अब क्या करेंगे, किन्हीं 2 पंक्तियों को बदल दें। जैसे हम कहते हैं R1 को R2 में रख दें और R2 को R1 में रख दें, ठीक है। बदल रहे हैं, केवल पंक्ति बदल रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि R1 को R2 में तथा R2 को R1 में, भाई R1 को R2 में, ठीक है, और R2 को R1 में परिवर्तित करने पर मान के चलता हूं, ये थोड़ा सा डैश लगा देता हूं ताकि हो सकता है अलग वैल्यू आ जाए। बदलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 2 - 3 5 है, 6 0 4, तो 6 0 4 को ऊपर ले जाते हैं, 2 - 3 5 को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, और 1 5 -7 कुछ भी नहीं। हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलिए प्रसार कर दीजिए। प्रसार करने का तरीका तो सबको पता है। देखो बच्चों, जिस भी अवयव को लेंगे उसके सीधे में जो अवयव आएंगे उसे छोड़ दो। जैसे पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, बचेगा कितना, -3 5 5 और ये -7। फिर आपके पास ये 0 है बच्चों, तो 0 लगा दो, इसके सीधे में छोड़ दो, 2 का 5 का 1 का -7 का, फिर यहाँ पर आप जोड़ दो +4, ये 4 लोगे तो सीधे छोड़ दो, बाकी जो बचे उसे लिख दो, ठीक है। अब इतने में भी आपको दिक्कत हो रही हो तो बहुत परेशानी है भाई। इसके पहले के लेक्चर आप क्रम से देखे होंगे तो मज़ा आ रहा होगा कि भाई जब भी हम जो अवयव लेते हैं उसके सीधे में जो पंक्ति हो और स्तंभ हो उनको हटाओ, बाकी जो बचे उसके लिख दो, ठीक है। बीच में तो माइनस ही लगाते हैं, माइनस में अवयव में हो तो प्लस करते, बात अलग है। कैलकुलेट करो, 7 त्रिक 21 प्लस का 21 पचम 25, ठीक है। फिर ये 0 है तो 0 ही कर देगा, कोई वैल्यू नहीं, प्लस का 4, 5 दूना 10 और 3 1 कम 3 तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपका है 25, 25 में 24 तो 4 6 24 और 13 चौको 52 प्लस का 52। तो देखो जरा यहाँ पे प्लस का 28 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 28 आया था तो इस बार प्लस का 28 आया था, ठीक है। बदल गया मान चिन्ह के लिए, वैसे जो वैल्यू है वो सेम है, 28 है तो 28 ही है, लेकिन केवल और केवल यहाँ पर चिन्ह बदला है, ठीक है। स्पष्ट है
कि जो हमारा डेल था और जो हमारा ये डैश है और ये डेल एक दूसरे के चिन्ह के ऋणात्मक हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा धनात्मक आया था, ये हमारा ऋणात्मक आया था, केवल चिन्ह बदल रहा है। यदि हम दो पंक्ति या दो स्तंभ को बदलें तो केवल चिन्ह बदलता है। जरूरी नहीं रहता कि भाई जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही करो, आप स्तंभ भी बदल सकते थे ना, मैंने पंक्ति केवल बदला है, आप स्तंभ बदल सकते थे। तो ये दूसरा गुणधर्म भी कंप्लीट हो चुका है कि यदि हम पंक्ति को स्तंभ में बदल दें और स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो केवल ऋण चिन्ह बदलता है। ठीक है, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये हमारा गुणधर्म दूसरा है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा गुणधर्म है, देखो जरा, कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान है, ठीक है, और संगत अवयव समान है, जिस भी पंक्ति और स्तंभ की बात करेंगे तो दो पंक्ति और दो स्तंभ समान है, संगत अवयव समान है, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। इसका हम एग्जाम्पल नंबर 8 को प्रसार करके दिखाएंगे, तब समझ में आएगा कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां समान है बच्चों, या तो दो स्तंभ समान है, पंक्ति समान होंगी या तो स्तंभ समान होंगी, और उनके संगत अवयव शून्य है तो समान है, तो उसका सारणी का मान शून्य होगा। ठीक है, दो पंक्ति या दो स्तंभ, कोई भी दो पंक्ति हो सकता है, कोई भी दो स्तंभ हो सकता है, उनके संगत अवयव समान हो। वैसे भी पंक्ति समान है तो संगत अवयव भी समान ही होंगे, स्तंभ समान है तो संगत अवयव भी समान ही होंगे। तो भैया इसको आप लोग लिख लें, ठीक है, कि यदि एक सारणी की दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है तो सारणी का मान शून्य होगा, संगत अवयव भी समान ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अपन को चलना पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 है और दे के रखा है, क्या दिया है, डेल का मान दिया है, यानी सारणिक दे के रखा है और सारणिक में समान है, जैसे 3 3 3, ठीक है, और देखो 2 2 2, अब देखो 3 3 3। अब आप देख लो भाई साहब, यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा ये पहला स्तंभ है और तीसरा स्तंभ है, दोनों समान है। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो ना, यदि मान लीजिए हम कह दें कि ये जो हमारा पहला पंक्ति दूसरे पंक्ति के समान है, और यदि क्वेश्चन में दे के रखा है यहाँ पे 2, क्वेश्चन में दिया है 2, तब हम देखेंगे कि जो पहला पंक्ति है और दूसरा पंक्ति है समान है, उनके संगत अवयव भी समान है। क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दे के रखा है, तो हम पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति की बात करेंगे तो ये समान है। ठीक है, तो चूंकि हम देखेंगे आरोहण के सापेक्ष प्रसार, आरोहण के सापेक्ष प्रसार करेंगे बच्चों, यदि 0 आ गया तो सिद्ध हो जाएगा कि वास्तविक रूप से यदि दो पंक्तियां समान है या दो स्तंभ समान है तो उनके अवयव भी शून्य होते हैं। तो कर दीजिए प्रसार, देखिएगा R1 के सापेक्ष कर रहा हूं प्रसार बच्चों। ये 3 है ना, 3 ले लो, मैंने कहा जिसको भी लेकर चलना है उसके सामने वाले को छोड़ दो, जो बचे उसे लिख दो, 2 3 2 3, बीच में लगता है माइनस। अब दूसरे अवयव को लेकर चलेंगे, जिस भी अवयव को लेकर चलते हैं उसके सामने वाले को हटा देते हैं, तो 2 3 3 3 ऐसा बच रहा है। फिर आपका बच रहा है प्लस का 3। अब देखिएगा जरा, इसको लेकर चलेंगे तो हटा दो, तो बचेगा आपके पास 2 2 3 और 2। कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 3 है, 3 दूना 6 माइनस 6, यहाँ पे तो इतना ही रहेगा। यहाँ पर 2 3 6 और 3 तिरकाई रहा हूँ, यहाँ पे आपका प्लस 3, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। कैलकुलेट करते हैं, 0 ही आ जाएगा, 6 में 6 घटेगा 0, 6 में 3 घटेगा तो आपका -3 आएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 में 6 घटेगा तो -2 आएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, बराबर में 0 आ गया। ये देखो सारणिक का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इससे यह पता चला कि यहाँ पर आपका जो R1 है, ये देखो R1 है और R3 दोनों समान है, R1 व R3 समान है। ठीक है, गुणधर्म देखना है, गुणधर्म पालन करे बस। गुणधर्म कहता क्या है कि यदि सारणिक, किसी भी सारणी की बात करें उसमें मतलब दो स्तंभ या दो पंक्तियां समान हो जाए, उनके संगत अवयव समान हो, तो फिर आपका जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। आप 0 रख सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद चौथा गुणधर्म ये कहता है कि किसी सारणिक के हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी अवयव का गुणा कर दें तो वो सभी के साथ गुणा हो जाता है। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि यदि मेरे पास डेल है बच्चों, डेल बराबर यहाँ पर मैं कुछ भी मान के चलता हूँ, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, इसके बाद B1 है, V2 है, V3 है, C1 है, C2 है और C3 है। ठीक है, अब मैं अचर पद का गुणा कर दूं। ठीक है, प्रथम पंक्ति या स्तंभ किसी में प्रथम पंक्ति में के का गुणा करने पर प्रथम पंक्ति में यदि के का गुणा कर दूं बच्चों तो डेल बराबर आ जाएगा। देखिएगा जरा, यहाँ पर के A1 हो जाएगा, के B1 हो जाएगा और के C1 हो जाएगा। बाकी A2 A3 रहने दो, B2 V3 रहने दो, C2 C3 रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं। चौथा आपका गुणधर्म बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई हमारे पास सारणिक है, सारणिक का मान दिया है और यदि हम के का गुणा कर रहे हैं, मतलब के जगह 2 4 6 8 10 20 कुछ भी कर दो, यदि हम उसका गुणा कर रहे हैं, तो वो उस पंक्ति, जिस भी पंक्ति में हम गुणा करना चाहेंगे उसके सभी अवयव से गुणा हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 है। सारणिक का मान निकालना है, उसी फंडे से निकालना है। क्योंकि आपको तो सबको पता है कि यदि कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाएं, यदि कोई दो पंक्ति और दो स्तंभ समान हो जाएं तो उसका मान 0 होता है। गुणधर्म आपका 3 देख लिए होंगे आप लोग, गुणधर्म आपने 3 से देखा होगा। ठीक है, तो बच्चा हम एग्जाम्पल नंबर कौन सा करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर आपका है 9। ठीक है, सारणिक का मान बोला है कि सारणिक हमारे पास कितना है, सारणिक हमारे पास है 102। बड़े यहाँ पर शब्द हैं 102, 18 अंक है भाई, अंक शब्द नहीं बोल सकते हैं। 36, 1, 3, 4, 17, 3 और 6 का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा मैं मान के चलता हूँ कि मान के चलता हूँ, इसको डेल के बराबर मान के चलता हूँ। आपके पास 102 है, फिर ये 18 है, ये आपका 36 है, ये आपका 1 है, 3 है, 4 है, फिर आपका 17 है, 3 है और 6 है। कोई बात नहीं, चलो अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा 17 छक्का 102, 3 छक्का 18, 6 छाएँ 36, मतलब इसमें सबका 6 का मल्टीपल है। तो इसको हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। कैसे, 6 गुणे 17 कर सकते हैं ना, 6 गुणा 3 और 6 गुणा 6, 1 3 4 और ये 17 3 6, ये आपके पास आ चुका है। ठीक, अब इसको अपन क्या करें कि इन सब में जो 6 है बच्चों उसको हम बाहर ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रगुण 4 कहता है ना कि भाई साहब यदि किसी का मल्टीप्लाई इस सारणिक में है तो किसी पंक्ति के सभी अवयवों से होगा, मतलब 6 का मल्टीप्लाई है। तो हम 6 को बाहर ले लें तो बचेगा कितना, 17 3 6, 1 3 4, 17 3 6, ये लो बच्चों, ये बचा। अब प्रगुण ये कहाँ से आ गया, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 हमने कराया इसके पहले। ठीक है, प्रगुण 4 आपको बता ही दिया, चल ही तो रहा प्रगुण 4। इसके बाद यदि हम आपसे कह दें कि इसमें दो पंक्ति समान है, इसमें दो पंक्ति समान है, तो 6 गुणा 0 कहाँ से, प्रगुण 3 से। आप कहोगे सर प्रगुण याद रखना पड़ेगा, हाँ भाई प्रगुण 3 याद रखना पड़ेगा। तो ये जो डेल का मान है वो 0 आ गया, इससे प्रूव हो गया। यही तो कहता है कि यदि किसी सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ में हम गुणा करना चाहते हैं तो सभी से गुणा होगा। जैसे यहाँ पर सभी से गुणा है, उसको हम बाहर ले लिए, तो इससे निष्कर्ष निकला ना कि 6 को अंदर ले जाएंगे तो भाई सभी के साथ गुणा हो जाएगा। तो 4 गुणधर्म मेन है, ये जो प्रश्नावली है इसमें 4 गुणधर्म मेन है। यदि 4 गुणधर्म बन रहा है तो फिर आप 5वां गुणधर्म आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो 5वां गुणधर्म है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है। ये कभी भी यदि प्रश्न में आएगा तो उसको बस अलग अलग करना है। कुछ भी चीज़ें अलग करनी है तो वैसे भी अलग है। 2 लोग एक ही साथ रह रहे हैं तो उनको अलग अलग कमरे में शिफ्ट करने में क्या परेशानी है। कि यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ में
किसी एक में ही रहेगा ना, या तो पंक्ति या स्तंभ में, ध्यान रखना। दो अवयवों या दो से अधिक पदों के योगफल से बना है, भाई दो पदों के योगफल से बना है, तीन पदों के योगफल से बना है, तो फिर उनको हम अलग अलग सारणी में अरेंज कर सकते हैं। हाँ, योगफल से तो योगफल के रूप में रहेगा। यदि घटाना में हो भाई घटा करके है तो सभी में घटा करके ही लिखेंगे, ठीक है। बस सिंपल है कि यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ में, जैसा कि आपके बुक में दे के रखा है कि एग्जाम्पल जैसे इसका दे के रखा है कि हमारे पास एक सारणिक है। सारणिक कुछ इस प्रकार से है, सारणिक यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। इसमें प्लस का लैम्डा है, B1 है, V2 है, V3 है, इसमें प्लस का लैम्डा है, C1 है, C2 है, C3 है, इसमें प्लस का लैम्डा है। और बोला है कि भाई साहब ये हमारे पास एक सारणिक है, इसमें देखो जरा एक ही पंक्ति में दो दो अवयव है और सब में समान लैम्डा है, तो क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। कैसे करेंगे बच्चों, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये अलग हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों हम जो इस लैम्डा के साथ लेके चल रहे हैं उसको अलग कर, हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, नहीं अलग अलग हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर हमारा ये, जैसे हमारे पास यहाँ पर लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, हमारे पास यहाँ पर A2 है, यहाँ पर B2 है, यहाँ पे C2 है, A3, V3, C3, ये अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम सेम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको हम अरेंज कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल भी करा देंगे। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स दे के रखा है, एग्जाम्पल दे के रखा है कि मान निकालिए, दर्शाइए कि इसका मान 0 के बराबर है, दर्शाइए कि इसका मान 0 के बराबर है। तो चलिए अपन एग्जाम्पल नंबर कौन सा करने वाले हैं, यहाँ पर बता दूँ, एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है, एग्जाम्पल नंबर आपका 10, ठीक है। मान निकालना है, मान किसका निकालना है कि डेल बराबर दे के रखा है अपने पास A B C, A + 2x, B + 2y और C + 2z, फिर अपने पास है x y z। इसका मान निकालना है, हम आसानी से निकालेंगे, प्रगुण भी लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, आसानी से तोड़ पाएंगे बच्चों। जैसे देखिएगा जरा, यहाँ पर A B C है तो A B C ही रहने दो, यहाँ पर A B C है तो A B C ही रहने दो, x y z है तो x y z रहने दो, प्लस का यहाँ पर देखो A B C है तो A B C रहने दो, ये प्लस का 2x 2y 2z तो 2x 2y 2z, और यहाँ पर आपका x y z, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा इसको से मैं भी उतार दो सीधा का सीधा, A B C x y z। आपने प्रगुण 4 पढ़ा है कि किसी में भी यदि अवयव हो तो उसको अपन बाहर ले सकते हैं, जैसे 2 यहाँ पर बाहर ले लेंगे, A B C x y z, ये किससे आ गया, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, ठीक है, प्रगुण 4 से कर लिया अपन ने। लेकिन बच्चों इसका मान भी तो 0 आएगा, इसका मान, क्योंकि दो पंक्ति समान है, तो ये प्रगुण 3 तो यही कहता है, प्रगुण 3 तो यही कहता है कि दो पंक्तियों का मान यदि समान है, दो स्तंभ का मान समान, यहाँ भी दो पंक्ति का मान जब समान है, एक्स वाई जेड, यहाँ ए बी सी, दो पंक्तियों का मान समान है, तो आपका क्या होगा, आंसर 0 आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलो कंप्लीट हो गया, ये आपका गुणधर्म नंबर 5। आखिरी गुणधर्म आप देख लो कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। अरे यार पढ़ने में तो बड़ा कठिन लगता है, ऐसा नहीं है। देखिए बोला ये गया है कि हमारे पास एक सारणिक है और सारणिक में हम किसी भी पंक्ति को जोड़कर रख दें, है ना, और या स्तंभों को जोड़ दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मतलब हम पहले पंक्ति के साथ दूसरे पंक्ति को जोड़कर रखें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदि हमारे पास एक सारणिक है
जो कुछ इस प्रकार से है, ABCD के फॉर्म में है। जैसे मान लो A1, A2, A3, B1, B2, V3, C1, C2, C3, ठीक है। इसको हम कुछ इस प्रकार से कर दें कि भाई साहब, जैसे हमारे पास मान लीजिए, यहां पर मैं बता देता हूं थोड़ा सा, ये हमारे पास एक सारणिक तो भाई है, इसको हम बदल कर कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास A1 है ना, इसमें हम C1 को जोड़ दें, B1 को जोड़ दें, या इसके साथ गुणा करके जोड़ दें। जैसे हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, इसमें हम K का गुणा करके B1 के साथ जोड़ दिए, K का गुणा करके B2 के साथ जोड़ दिए, और K का गुणा करके B3 के साथ जोड़ दिए, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, वही मान आएगा, ठीक है। कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये चीज़ बोला गया है कि भाई साहब हम सारणिक के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर दें, है ना। जैसे हमने कहा कि हमारे पास सारणिक में जो पहला पंक्ति है, इसके साथ हम दूसरा पंक्ति जोड़ना चाहते हैं, जोड़ दो और पहले में लिख दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा पंक्ति जोड़ना चाहते हैं, तीसरा पंक्ति जोड़ करके लिख दो, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, वही मान आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यदि मैं कह दूं स्तंभों में जोड़ना है, स्तंभों में जोड़ दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही मान आएगा, तो आप परेशान मत होना। चीज़ें क्लियर है बच्चों। यहाँ से हमारा जो गुणधर्म है वो 6 गुणधर्म कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे एग्जाम्पल शुरू होंगे। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 11 है, लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गुणधर्म पढ़ाना चाहा कि गुणधर्म आपको बता देता हूँ। और गुणधर्म आप लोग इतना तो जरूर कर लें, क्योंकि गुणधर्म के बिना प्रश्नावली सॉल्व करना आसान नहीं होगा, कठिन ही होगा बच्चों। आगे हम चलते चलेंगे, गुणधर्म भी कराते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नावली भी कंप्लीट होता चलेगा। तो ये हमारा ठीक है 11 नंबर से है, 12, 13, 14, 15 और 16। एक ही लेक्चर में हम 4-5 इसके एग्जाम्पल्स कराएंगे, इसके बाद हम प्रश्नावली पर चलेंगे। तो ये प्रश्नावली थोड़ा सा टाइम लगेगा, परेशान मत हो, धीरे धीरे करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। और बच्चों आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पहले यदि पुराने वीडियोज़ देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएँ, मैथ्स का प्लेलिस्ट बना है और आप बेहतर रूप से तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।